हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। दूसरे चैप्टर के अंदर अपन ने पाला तुषार पढ़ लिया था और उसके बाद में वृष्टि पढ़ लिया था। वृष्टि के बाद में अपन ने फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पढ़ लिए थे ना। अनुकूल प्रभाव पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे बेटा अपन प्रतिकूल प्रभाव। मैंने आपको हेडिंग डला दी थी कि वर्षा का फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव। ये हेडिंग डला रखी थी ना, वर्षा का फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव। इससे पहले अपन ने अनुकूल प्रभाव पढ़े थे कि वर्षा के अनुकूल प्रभाव क्या है, और उससे पहले अपन ने वृष्टि पढ़ी थी, वृष्टि या वर्षण क्या होता है। अब वर्षा का असमान वितरण जब होता है तो फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा? जैसे अतिवृष्टि होना। अतिवृष्टि क्या होती है? कहने का मतलब आवश्यकता से अधिक बारिश होना, पानी भर जाना, वो क्या कहलाता है? अतिवृष्टि कहलाता है। एक होती है अनावृष्टि। अनावृष्टि क्या होती है कि कहने का मतलब बहुत कम बारिश होना या सूखा पड़ जाना, अनावृष्टि कहलाता है। एक असमय वृष्टि, यानी जिसका कोई समय ही नहीं हो, कभी भी बारिश हो जाती हो, वो क्या कहलाती है? असमय वृष्टि कहलाती है। जैसे अपन ने बुआई की, तुरंत बारिश हो गई, वो कौन सी बारिश कहलाएगी बेटा? वो असमय वृष्टि कहलाएगी। तो लिखो इसमें वर्षा का असमान वितरण, वर्षा का असमान वितरण। हाँ, एक बात और बेटा, आपको जो मैं इसमें बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ, आपको नोट साथ के साथ बना रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो जो लिख रहा हूँ वो आपको क्या नाम से सही समझ नहीं आ रहे? अरे आपको दिख नहीं रहे क्या? क्या बात है? जो आपको पीडीएफ डालनी पड़ रही है बेटा, अगर नहीं समझ आता है तो आप एक बार मेरे नंबर ले लीजिए। सारे बच्चे नंबर लिख लो बेटा, 96 94 51 68 18। वेद प्रकाश सैनी। यदि आपको मैं कोई वीडियो बनाता हूं और इस वीडियो में देखने की प्रॉब्लम है या कोई समझ नहीं आया, आप उस इन नंबरों पे कॉल करके आप उस टॉपिक के बारे में चर्चा कर सकते हो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा, इस सर इसमें दिख नहीं रहा, तो आप कहो तो हम पीडीएफ भी डाल देंगे। इसलिए वैसे दोनों चीज डाल रहे हैं, वीडियो भी डाल रहे हैं और साथ के साथ आपका पीडीएफ भी डाला जाएगा। वर्षा का असमान वितरण फसलों को सर्वाधिक नुकसान, वर्षा का असमान वितरण फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या सर्वाधिक प्रभावित करता है। फसलों को सर्वाधिक प्रभावित करता है, यानी वर्षा का असमान वितरण फसलों को क्या करता है? सर्वाधिक प्रभावित करता है। जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, असमय वृष्टि, यानी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, असमय वृष्टि हो जाने पर फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रभाव
पड़ता है। यानी वर्षा का असमान वितरण फसलों को क्या करता है, सर्वाधिक प्रभावित करता है। जैसे अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, असमय वृष्टि है, हो जाने पर फसलों पे क्या पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब पहला पढ़ेंगे अपन अतिवृष्टि। क्या पढ़ेंगे बेटा कि अतिवृष्टि का फसलों पर प्रभाव या फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव। लिखो अतिवृष्टि का फसलों पर प्रभाव। अब अतिवृष्टि का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए भयंकर बारिश होगी, है भाई, भयंकर बारिश होगी, मृदा हमारी ये फसल उग रही है भाई, ये हमारी क्या है, फसल है, इसमें भयंकर बारिश होगी तो इसमें क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। अरे पानी भर जाने पे क्या होगा कि मृदा के अंदर क्या होगा, जो वायु संचार है, कौन सा वायु संचार, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या बंद हो जाएगा बेटा, वो वायु संचार बंद हो जाएगा, क्योंकि मृदा के अंदर वायु भी पाई जाती है और जल भी पाया जाता है। मृदा में क्या पाए जाते हैं, रंध्रावकाश पाए जाते हैं, और रंध्रावकाश के अंदर क्या होती है, वायु होती है और जल भी होता है। यदि यहाँ पे रंध्रावकाश में जल भर जाएगा तो वायु कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसलिए कहने का मतलब जो हमारा जो अधिक जल भर जाने से क्या होगा, वायु संचार हमारा क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा और हमारी फसलें क्या पड़ जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। किससे, अतिवृष्टि से। पहला प्रभाव लिखो बेटा, खेत में अधिक समय तक पानी भरे रहने से। पहला लिखो, खेत में अधिक समय तक पानी भरे रहने से यानी खेत में अधिक समय तक पानी भरे रहने से वायु संचार प्रभावित होकर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। यानी खेत में अधिक समय तक पानी रहने पे, कहने का मतलब आवश्यकता से फसल की आवश्यकता से अधिक पानी भरेगा तो सीधी सी बात है वायु संचार गड़बड़ाएगा, और वायु संचार गड़बड़ाएगा तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती है। ये पहला क्या हो गया, फसलों पर प्रभाव। दूसरा प्रभाव, मृदा के अंदर लाभदायक जीवाणु भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं, और उन लाभदायक जीवाणु के लिए उचित टेम्परेचर होना जरूरी है। मान लीजिए जीवाणु के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर खेत के अंदर पानी भर जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और मृदा के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। अरे पाए जाते ही नहीं पाए जाते, मृदा के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। तो इन जीवाणु की जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनकी जो क्रियाएं होती हैं, यानी कहने का मतलब मृदा के अंदर जो लाभदायक जीवाणु होते हैं उनकी क्रियाएं क्या हो जाएंगी, प्रभावित हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, खेत में पानी भरे रहने से पानी भरे रहने से मृदा ताप घट जाता है। अरे टेम्परेचर घटेगा, मृदा ताप घट जाता है, और मृदा में पाए जाने वाले लाभदायक जीवाणुओं की क्या हो जाती है, जो क्रियाशीलता होती है, लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है। क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है।
यानी मृदा के अंदर पानी भरा रहेगा, टेम्परेचर घट जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो मृदा के अंदर क्या पाए जाते हैं, लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं, तो उनका क्या होगा, उनकी जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। यानी ये तो हमारे क्या हो गए, प्रतिकूल प्रभाव हो गए। अब पढ़ेंगे इनके बचाव के उपाय, किनको कैसे बचा जा सके, कि अतिवृष्टि से कैसे बचा जा सके। अतिवृष्टि से बचाव, फसलों पर बचाव के उपाय लिखो पहले, बचाव के उपाय। प्रभाव पढ़ लिए अतिवृष्टि के, अब बचाव के उपाय। पहला उपाय तो ये करेंगे, हमें जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए, कि हमें ऐसा लगे कि यहाँ पे अतिवृष्टि होने वाली है, भयंकर बारिश आने वाली है, तो हमें खेत के अंदर क्या रखना चाहिए, उचित जल निकास रखना चाहिए। लिखो पहला पॉइंट, अतिवृष्टि प्रभावित वाले क्षेत्रों में, प्रभावित वाले क्षेत्रों में, अतिवृष्टि प्रभावित वाले क्षेत्रों में जल निकास की, जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए, जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। यानी जहां पे अतिवृष्टि वाले क्षेत्र हो वहां पे हमें क्या रखना चाहिए, जल निकास की क्या रखनी चाहिए, उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। और दूसरी बात, अतिवृष्टि सहनशील फसलों की बुआई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, अतिवृष्टि सहनशील फसलों की क्या कर देनी चाहिए, बुआई कर देनी चाहिए। लिखो अतिवृष्टि, अतिवृष्टि सहनशील फसलों की बुआई कर देनी चाहिए, अतिवृष्टि सहनशील फसलों की बुआई कर देनी चाहिए, बुआई कर देनी चाहिए। जैसे जैसे जूट, गन्ना, धान, इन क्रॉप को हमें क्या होना चाहिए, अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में बोना चाहिए। ये हमारे दो बचाव के उपाय हो गए। पहला उपाय तो क्या हो गया कि जल निकास की क्या रखनी चाहिए, उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि अतिवृष्टि सहनशील फसलों की क्या करनी चाहिए, बुआई कर देनी चाहिए। जैसे जूट है, गन्ना है, धान है। अब पढ़ेंगे बेटा अपन अनावृष्टि। क्या पढ़ेंगे, अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल सूखा हो जाना। अनावृष्टि, अनावृष्टि, अनावृष्टि पढ़ेंगे। अनावृष्टि में लिखो बेटा कि अनावृष्टि का फसलों पर प्रभाव। हेडिंग डालो, अनावृष्टि का फसलों पर प्रभाव। ये अनावृष्टि का फसलों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिखो वर्षा का असमान वितरण होने से, लिखो इसमें वर्षा का असमान वितरण होने से। अरे कहने का मतलब यही है कि समय पे बारिश नहीं होगी तो हमारी फसल की सही समय पे बुआई नहीं होगी। दूसरी बात, जैसे बारिश कर दी, बुआई कर दी और बुआई के तुरंत बाद क्या हो गई, बारिश हो गई, तब भी हमारी फसल क्या हो जाती है, यानी बीजों का अंकुरण नहीं होता है। लिखो असमान वितरण होने से, वर्षा का असमान वितरण होने से, वर्षा का असमान वितरण होने से फसल की सही समय पर, यानी वर्षा का असमान वितरण होने से
फसल की बुआई कर पाना, फसल की बुआई कर पाना, फसल की बुआई कर पाना संभव नहीं होता है, कर पाना संभव नहीं होता है। यानी वर्षा का असमान वितरण होने के कारण फसल की बुआई कर पाना संभव नहीं होता है। यानी यदि फसल की बुआई कर दी जाती है, यदि फसल की बुआई कर दी जाती है, यदि फसल की बुआई कर दी जाती है तो पानी के अभाव में सूख जाती है, पानी के अभाव में सूख जाती है। यानी वर्षा का असमान वितरण होने से क्या होगा, एक तो फसल की बुआई सही समय पे नहीं हो पाएगी, और दूसरी बात क्या होगा, यदि बुआई भी कर दी हो तो पानी के अभाव में क्या हो जाएगी, हमारी फसल सूख जाती है। अब लिखो इसके बचाव के उपाय, किससे कैसे बचा जा सके, यानी अनावृष्टि से कैसे बचा जा सके, इसके बारे में हम बचाव के उपाय पढ़ेंगे। यानी फसल की कटाई करने के तुरंत बाद पहला उपाय ये पढ़ेंगे कि फसल की कटाई करने के तुरंत बाद हमें क्या कर देनी चाहिए, जुताई कर देनी चाहिए। देखो फसल की कटाई करने के तुरंत बाद जुताई कर देनी चाहिए, जुताई कर देनी चाहिए। फसल की कटाई करने के तुरंत बाद जुताई कर देनी चाहिए। अब जुताई करने का कारण क्या होता है कि जुताई करने से हमें क्या फायदा होगा, अनावृष्टि से कैसे बचेंगे। अनावृष्टि से बचने का कारण यही है कि मैंने दिखाया कि फसल की कटाई करने के तुरंत बाद जुताई कर देनी चाहिए। यदि अपन जुताई नहीं करेंगे तो क्या उगे रहते हैं, पेड़ पौधे उगे रहते हैं या फसल के अवशेष रहते हैं, उनसे क्या होगा कि लगातार कौन सी क्रिया होती रहेगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। कौन सी, वाष्पोत्सर्जन की। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा लगातार क्या होता रहेगा, पानी का ह्रास होता रहेगा, यानी पानी उड़ता रहेगा। और दूसरी बात, मृदा की सतह से क्या होता है, वाष्पीकरण। अरे मृदा की सतह से क्या होता है बेटा, वाष्पीकरण होता है। यदि अपन नीचे की जो पपड़ी है, यानी मृदा की थोड़ी नीचे की जो परत है, उसको ऊपरी परत से नहीं तोड़ेंगे तो इससे भी क्या होगा, लगातार पानी का क्या होता रहेगा, वाष्पीकरण होता रहेगा। यदि मान लीजिए ये हमारा कोई खेत है, इस वाला खेत है, इसमें अपन ने जुताई करेंगे तो ये फसल के अवशेष क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और जो मृदा की निचली सतह है, ये वाली सतह, इससे क्या हो जाएगा, इसका संबंध टूट जाएगा ऊपर वाली सतह से। ऊपर वाली सतह संबंध टूट जाएगा तो यहाँ पे जो पानी है वो क्या रह जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, जुताई कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए बेटा, जुताई कर देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपन कि दूसरा बचाव का उपाय क्या है। दूसरा बचाव का उपाय है कि फसल की बुआई कब कर देनी चाहिए, वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही कर देनी चाहिए। लिखो, फसल की बुआई वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही कर देनी चाहिए। प्रारंभ होते ही कर देनी चाहिए। वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही क्या कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए। यानी जैसे ही बारिश क्या नाम से प्रारंभ हो, उस समय अपन क्या कर देनी चाहिए, फसल की बुआई कर देनी चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत भी बारिश होगी तो हमारी फसल उसमें क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। आगे लिखो, तीसरा पॉइंट, यदि मृदा में नमी बनाए रखनी है तो हमें कार्बनिक खादों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तीसरा लिखो, मृदा में नमी बनाए रखने के लिए
कार्बनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। कार्बनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। यानी मृदा में नमी बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद जैसे गोबर की खाद, गोबर की खाद जहां पे डालेंगे तो सीधी सी बात है वहां पे नमी बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? नमी बनी रहेगी। चौथा पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट है बेटा इसका उपाय है मिश्रित फसलों की बुआई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मिश्रित फसलों की। चौथा पॉइंट लिख लो, मिश्रित फसलों की बुआई कर देनी चाहिए। ये हो गए हमारे अनावृष्टि से बचाव के उपाय। पहला बचाव का उपाय तो यही हो गया कि क्या नाम से फसल की कटाई करने के तुरंत बाद क्या कर देनी चाहिए? जुताई कर देनी चाहिए। दूसरी क्या कर देनी चाहिए? फसल की बुआई वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही कर देनी चाहिए। मृदा में नमी बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? कार्बनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए और मिश्रित फसलों की बुआई कर देनी चाहिए। अब पढ़ेंगे असमय वृष्टि। क्या पढ़ेंगे? असमय वृष्टि। असमय का मतलब ये होता है जिसका कोई समय नहीं होता हो और कभी भी बारिश हो जाती हो, वो क्या कहलाती है? असमय वृष्टि कहलाती है। यानी वर्षा की आवश्यकता नहीं होने पर भी बारिश होना ही असमय वृष्टि कहलाता है। लिख लो, तीसरा है असमय वृष्टि। असमय वृष्टि लिखो, इसमें वर्षा की आवश्यकता न होने पर, वर्षा की आवश्यकता न होने पर वर्षा की आवश्यकता न होने पर, यानी वर्षा की हमें आवश्यकता नहीं है और जब बारिश हो जाती है उसे क्या कहते हैं? असमय वृष्टि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? असमय वृष्टि। न होने पर वर्षा हो जाए, आवश्यकता न होने पर वर्षा हो जाए, असमय वृष्टि कहते हैं। असमय वृष्टि कहते हैं। यानी जब हमें बारिश की जरूरत नहीं है और उसका क्या नाम से बारिश हो जाए उसे असमय वृष्टि कहते हैं। अब असमय वृष्टि कैसे? जैसे अपन ने बीज की बुआई कर दी और बुआई करने के दूसरे दिन या तुरंत बाद जमकर बारिश हो गई, तो जमकर बारिश हो गई तो क्या हो जाएगी? मृदा की ऊपरी सतह क्या हो जाएगी? पपड़ी बन जाएगी, कठोर हो जाएगी। तो कठोर हो गई तो क्या होगा? बीजों का अंकुरण नहीं होगा। लिख लो इसमें असमय वृष्टि का फसलों पर प्रभाव। असमय वृष्टि का फसलों पर प्रभाव, कि फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला प्रभाव लिखो कि असमय वृष्टि का प्रभाव क्या पड़ता है। लिखो, बीजों की बुआई करने के तुरंत बाद, बीजों की बुआई करने के तुरंत बाद, जैसे बीज की बुआई की बारिश हो गई तो बारिश क्या हो जाएगा? बुआई करने के तुरंत बाद वर्षा हो जाने पर, बुआई करने के तुरंत बाद वर्षा हो जाने पर बीजों का अंकुरण नहीं होता है। बीजों का अंकुरण नहीं होता है। अरे पपड़ी बन जाएगी, कहने का मतलब मृदा की ऊपरी सतह क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी। इसलिए क्या होगा? बीजों का अंकुरण नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? फसल की बुआई के बाद यदि निरंतर वर्षा होती रहेगी
तो निराई गुड़ाई करने की भी समस्या आएगी। किसकी समस्या आएगी? निराई गुड़ाई करने के लिए भी समय नहीं पड़ता है। लिखो, फसलों की बुआई करने के बाद, यानी फसल बोने के बाद, फसल बोने के बाद निरंतर वर्षा होने से, यानी फसल बोने के बाद निरंतर वर्षा होने से निराई गुड़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता है, और फसल पीली पड़ जाती है। क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है। यदि निराई गुड़ाई नहीं होगी तो हमारी सीधी सी बात है, फसल क्या हो जाएगी बेटाओ? पीली हो जाएगी। तीसरा पॉइंट पढ़ेगा अपन, फसलों की वृद्धि काल के समय, यानी जब हमारी फसल वृद्धि कर रही हो, क्या कर रही हो? वृद्धि कर रही हो। अरे अभी देखते हैं अपन, जैसे मान लिया अभी इस सीजन की मान लो, करीब में क्या है कि जब हमारी फसल की वृद्धि कर रही होती है और उस टाइम पे बारिश हो जाए और बारिश होने के साथ साथ आंधी चल जाए तो क्या होता है? हमारी बाजरे की फसल गिर जाती है, नहीं गिरती? लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो इसका, फसलों की वृद्धि काल के समय फसलों के वृद्धि काल के समय जब यानी हमारी फसल क्या कर रही हो? वृद्धि कर रही हो, तेज हवाओं के साथ, वर्षा काल के समय तेज हवाओं के साथ वर्षा होने से फसल गिर जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का। यानी इन दिनों में जैसे खरीफ के मौसम में क्या होगा? तेज हवा चल गई, तेज हवा के साथ साथ क्या होगी? बारिश हो गई। तो बारिश होने पे क्या होता है कि क्या नाम से, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का, ये क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। आप जो बचे हुए फसलों पर जो प्रतिकूल प्रभाव है ऐसे में वृष्टि के, वो अपन कल की वीडियो में चर्चा करेंगे बेटा। आज की वीडियो पर इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।